अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एल्गी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एल्गी के बारे में देखेंगे, एल्गी के हैबिटेट और फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्गी क्या होता है। एल्गी एक क्लोरोफिल बेरिंग थाइलॉइड ऑर्गेनिज्म है। क्लोरोफिल बेरिंग मतलब कि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से एल्गी एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। और थैलॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब कि एल्गी में रूट स्टेम और लीफ का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, मतलब इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इसे थैलस कहा जाता है। तो अगर आपसे एल्गी के बारे में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग थाइलॉइड ऑर्गेनिज्म। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें स्टेम रूट और लीफ का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इन्हें थाइलॉइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एल्गी का हैबिटेट देखते हैं। तो एल्गी फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर, स्लोथ पेयर, मॉइस्ट सॉइल, स्टोन, वुड और लाइकन में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड्स और लेक्स में एल्गी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद मेरीन वाटर जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है जैसे कि सी। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर का मिक्सचर होता है, तो उसमें भी एल्गी पाए जाते हैं। इसके अलावा स्लोथ पेयर में भी एल्गी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद स्टोन, वुड और लाइकन में। लाइकन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइकन बेसिकली एल्गी और फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एल्गी का फॉर्म और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एल्गी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि क्लेमेंडोमोनास। यहाँ पे आप इसे डायग्राम पे भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद एल्गी मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि क्लूनी की फॉर्म में। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है वॉल्वॉक्स, ये इसकी डायग्राम है। फिर इसके बाद एल्गी मल्टी सेलुलर के फॉर्म में फिलामेंटस भी होते हैं, फिलामेंट्स के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रेक्स और स्पायरोगायरा। यहाँ पे ये स्पायरोगायरा की पिक्चर है। इसके अलावा एल्गी मैसिव भी होते हैं, बहुत बड़े साइज़ में भी होते हैं, जैसे कि कैल्प्स। यहाँ से आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये हमने एल्गी के बारे में देख लिया है। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, इसका हैबिटेट देखा है, इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसमें हम देखते हैं एल्गी की हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से हमें बेनिफिट्स करते हैं और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले हमारे पास है एल्गी एज अ फूड। एल्गी फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह, उनका जो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है वो एल्गी होता है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस से वहाँ पे फूड की फॉर्मेशन होती है और इस फूड को फिर वहाँ पे मौजूद एनिमल्स, प्रोटोजो, फिशेस और इंसेक्ट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा एल्गी में कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक मैटर, मिनरल सोर्स, फिर इसके बाद विटामिन ए, सी, डी, ई, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एल्गी को भी एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। ऑक्सीजन के इवॉल्व होने की वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट प्योरीफाई हो जाता है और ये चीज़ भी एक्वाटिक इन्वायरमेंट को बेनिफिट करती है। फिर इसके बाद बहुत सी एल्गी को ह्यूमंस भी एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे यहाँ पे ये ब्राउन एल्गी ल्यूमिनेरिया है। इसे जापान में कोम्बो कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसे एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। फिर इसके बाद अलेरिया भी एक एल्गी है। अलेरिया से जो फूड बनाया जाता है उसे सेरोमिन कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है और इसे भी एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पोरफायरस। पोरफायरस एक रेड एल्गी है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये डायग्राम में हमारे पास पोरफायरस एल्गी है।
इसे भी हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। इसके डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम्स है। जैसे जापान में इसे नूरी कहा जाता है, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में इसे लेवर कहा जाता है और स्कॉटलैंड में इसे स्लो कहा जाता है। इसके अलावा पोरफायरा में ज़्यादातर विटामिन डी और विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक न्यूट्रिशियस एल्गी है और इसे भी एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ये भी एक रेड एल्गी है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये डायग्राम में हमारे पास कॉन्ड्रस क्रिस्पस है। इसे ज़्यादातर आयरस मोस भी कहा जाता है और कॉन्ड्रस क्रिस्पस को ज़्यादातर आइसक्रीम्स में यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट ग्रीन एल्गी है जिसे क्लोरेला कहा जाता है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा क्लोरेला में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नोस्टो कम्यूनी। ये भी एक न्यूट्रिशियस एल्गी है। इसे ज़्यादातर चाइना, जापान, कोरिया इस तरह की कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और इसे वहाँ पे यूयूचो कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये इसकी डायग्राम है। इसमें ज़्यादातर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। फिर इसके बाद लास्ट पे है डाई आइटम्स। डाई आइटम्स सॉइल के साथ मिक्स होकर डायटोमियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं और इनके सेल वॉल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डाई आइटम्स को शुगर फैक्ट्रीज में बायोलॉजिकल फिल्टर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद इनका यूज़ मेटल पेंट में भी होता है और पॉलिश में भी होता है। और इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में डाई आइटम्स को भी फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखा है फूड के तौर पर एल्गी की क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट करते हैं। वहाँ पे इनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट प्योरीफाई होता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस भी इन्हें एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एल्गी इन सीवीज रिक्लेमर। सीवीज रिक्लेमर हम कहते हैं जिसमें जो सीवीज का वेस्ट वाटर होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, उसे ट्रीट किया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें बहुत से हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस। इसके अलावा वहाँ पे बहुत से हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद बहुत से हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट वाटर में होते हैं। तो अगर वहाँ पे एल्गी प्रेजेंट हो तो वो वहाँ से इन सब पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एल्गी हैं जो सीवेज को ट्रीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है स्पीशीज ऑफ क्लेमेडोमोनास, कैंडेमस, क्लोरेला और यूग्लिना। ये एल्गे की कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज है जो सीवेज को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्री में एल्गी के क्या बेनिफिट्स है। तो इसमें सबसे पहले है अगार अगार। अगार एक जेली लाइक म्यूसिलेजेनियस कार्बोहाइड्रेट है और इसे रोडोफाइसी से ऑब्टेन किया जाता है। रोडोफाइसी एक रेड एल्गी है। इसके अलावा कुछ और रेड एल्गी भी है जिनसे अगार को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, कोंडेरस और फाइलोफोरा। इन सबको आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर इसके बाद मार्केट में अगार पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको वाटर के साथ मिक्स करके लेबोरेटरी में प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैन फूड की पैकेजिंग में भी अगार को यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन में भी अगार को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ़िश की प्रिजर्वेशन में, कॉस्मेटिक्स में, लेदर्स में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी अगार को यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कैराटिनिन। कैराटिनिन कॉन्ड्रस क्रिस्पस के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये बहुत से दूसरे रेड एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। कैराटिनिन को ज़्यादातर टूथपेस्ट की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में, लेदर फिनिशिंग में, फिर इसके बाद टेक्सटाइल में, ब्रीविंग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और इसके अलावा ब्लड कोगुलेंट में भी कैराटिनिन को यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखा है इंडस्ट्री में एल्गी के क्या बेनिफिट्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स में और मेडिसिन में एल्गी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले हमारे पास है क्लोरेलिन। क्लोरेलिन को ग्रीन एल्गी क्लोरा से ऑब्टेन किया जाता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है सीकोसोए। सीकोसोए एक एंटीथैलेमेटिक ड्रग है। इसे चाइना में मौजूद एक रेड एल्गी डिजीनिया सिंप्लेक्स से प्रिपेयर किया जाता है और सीकोसोए को इंटेस्टाइन में मौजूद पैरासिटिक फॉर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद एल्गी से फ्यूकेडन और लेमिनेरिया सल्फेट को भी ऑब्टेन किया जाता है और इसे एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल्स में एल्गी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें मिनरल्स जैसे कि पोटैश और आयोडीन को केल्प से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। केल्प्स बेसिकली लार्ज ब्राउन एल्गी और सीवीड्स होते हैं और ये ऑर्डर लेमिनेरियल्स में आते हैं। केल्प्स को सोडा के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत से मल्टीविटामिन्स को प्रिपेयर करने के लिए भी केल्प्स को यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद एक कंपाउंड ब्रोमीन को रेड एल्गी पॉलीसिफोनिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पॉलीफोनिया की डायग्राम है। और ब्रोमीन को ज़्यादातर एग्रीकल्चर केमिकल्स में और इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोडर के तौर पर एल्गी को किस तरह से यूज़ किया जाता है। फोडर में एल्गी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फोडर बेसिकली हम चारे को कहते हैं जो जानवरों को दिया जाता है। तो इसमें लेमिनेरिया, सरगासम, एस्कोफाइलम और फोकस ये कुछ एल्गी है जिनको फोडर के तौर पर यूके और जापान में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप इस सब की डायग्राम भी देख सकते हैं। ये लेमिनेरिया है, ये सरगासम है, ये एस्कोफाइलम है और ये फोकस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोकाइटस। मैक्रोकाइटस को कैटल फीड के तौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन ई प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद तिलापिया एक फ़िश है। ये साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी को एज अ फूड यूज़ करते हैं। साइनोफाइसी में हमारे पास नोस्टोक और डाई आइटम आ जाता है और क्लोरोफाइसी में हमारे पास क्लोरीला आ जाता है। तो ये जो फ़िश है तिलापिया, ये इन एल्गी को एज अ फूड यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट पे है एल्गी एज बायो फर्टिलाइज़र। बहुत सी एल्गी ऐसी हैं जो बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी बेनिफिट करती हैं। ये एल्गी बेसिकली फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे फिर प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इन एल्गी में हमारे पास एनापेना, टोलीपोथेरेक्स, ऑसिलेटोरिया और नोस्टोक आ जाते हैं। तो ये हमने एल्गी के बेनिफिट्स देख लिए हैं। इसमें हमने देखा है कि एल्गी को एज अ फूड यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में भी इसके बेनिफिट्स हैं। फिर इसे एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एल्गी के मेडिसिन्स में, एंटीबायोटिक्स में, मिनरल्स में और सीवेज ट्रीटमेंट में भी बहुत से इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट हम एल्गी के नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे हैं जो हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एल्गी हमारे पास है ग्नोलेक्स कैटेनेला। ये एल्गी वाटर में एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इन एंडोटॉक्सिन को जब फिशेस कंज्यूम करते हैं तो ये एंडोटॉक्सिन फिशेस को हार्म नहीं करते, लेकिन जब उन फिशेस को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो ये एंडोटॉक्सिन ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं और इसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। तो ये जो एल्गी है वो फिशेस को तो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, लेकिन जब उन फिशेस को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से फिर ह्यूमंस की डेथ हो सकती है। फिर इसके बाद एक और स्पीशीज है माइक्रोसिस्टिस ओरोजेनेसा। ये एल्गी वाटर में माइक्रोसिस्टिन के नाम से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इन टॉक्सिन को जब कोई एक्वाटिक एनिमल कंज्यूम करते हैं तो इससे फिर उन्हें इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद रिवर और लेक्स में एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वजह से वहाँ पे एक ग्रीन स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे वाटर ब्लूम या फिर एल्गल ब्लूम कहा जाता है। एल्गल ब्लूम के बारे में हमने यूट्रोफिकेशन वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके कंप्लीट लेक्चर ले सकते हैं। फिर इसके बाद एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वाटर में सफोकेशन होती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाती। इसके अलावा एल्गल ब्लूम आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज भी होने लगती है। जब ये डिकम्पोज होती है तो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ये उसे भी कंज्यूम करती है। इससे वाटर में सफोकेशन होती है। वाटर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इफेक्ट होता है। इसके अलावा वाटर ब्लूम की वजह से वहाँ पे फाउल ओडोर भी इमिट होती है, वहाँ से अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एल्गी के बारे में देखा है। इसमें हमने देखा है कि एल्गी एक क्लोरोफिल बेरिंग थाइलॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं
फिर इसके बाद हमने एल्गी के हैबिटेट, फॉर्म और स्ट्रक्चर को देखा और फिर हमने एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। इसमें हमने सबसे पहले इसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखे और फिर हमने इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में देखा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।